Welcome to my class, students. It's English grammar. We are doing clause and this is relative clause. यहाँ पर clause है और ये relative clause है. Let's start the session. A relative clause begins with a relative pronoun. जो relative clause होते हैं वो किससे begin होते हैं? वो relative pronoun जैसे who, whom, whose, which या that से start होते हैं और रिलेटिव एडवर्ब या फिर रिलेटिव एडवर्ब से जैसे when, where या why. तो रिलेटिव क्लॉज हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव वर्ब से स्टार्ट होते हैं. द पैटर्न्स लुक लाइक दिस. तो आप देखो स्ट्रक्चर कैसे है. या तो रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब रहेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब is equal to incomplete thought. Why is it equal to incomplete thought? क्योंकि ये फ्रेज है. जब तक ये फ्रेज सेंटेंस से नहीं जुड़ेगा एक कंप्लीट थॉट आपको नहीं मिलेगी. दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन या सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू इनकम्प्लीट थॉट. तो यहाँ पर प्रोनाउन भी हम एज ए सब्जेक्ट लगा सकते हैं और फिर वर्ब को लगाते हैं. तो यहाँ पे देखो रिलेटिव प्रोनाउन एज सब्जेक्ट. यहाँ पर हमने क्या लिखा है? रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट. लेकिन सेंटेंस ऐसे भी बन सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू इनकम्प्लीट थॉट. एसेंशियल रिलेटिव क्लॉजेज डू नॉट रिक्वायर कॉमास. तो जो रेस्ट्रिक्टेड या डिफाइनिंग क्लॉजेज होते हैं रिलेटिव क्लॉज वहां कॉमा की जरूरत नहीं होती. A relative clause is essential when you need the information it provides. Now example, a dog that eats too much pizza will soon develop pepperoni breath. तो जो बहुत ज्यादा पिज्जा खा रहा है तो यहाँ पर देखो that eats too much. तो यहाँ पर हमने कहीं कॉमा नहीं लगाया है क्योंकि ये जो है ये इंफॉर्मेशन जो है ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन. इफ डॉग इज स्पेसिफाइड, लेकिन अगर डॉग को स्पेसिफाई हमने किया है तो द रिलेटिव क्लॉज बिकम्स नॉन एसेंशियल एंड डज रिक्वायर कॉमा टू सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. लेकिन अगर हमने एज ए सब्जेक्ट हमने उसको स्पेसिफाई किया है जैसे माई डॉग फ्लर्ट, तो मेरा कुत्ता फ्लर्ट. हु ईट्स टू मच पिज्जा, तो यहाँ पे देखो रिलेटिव क्लॉज हु ईट्स टू मच पिज्जा. तो इसको हमने क्या किया है? कॉमा से सेपरेट किया है. उसके बाद हमने बाकी के सेंटेंस लिखे हैं. तो याद रखिए जहां पर हमने दैट लगाया है और वो एक एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वहां हमें कॉमा से सेपरेट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जहां को हमने उसको स्पेसिफाई किया है नाउन को तो वहां कॉमा लगाने की जरूरत है. We use relative clause to post modify a noun to make clear which person or thing we are talking about. तो relative clause हम क्यों लगाते हैं? ताकि वो जो noun है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में और अच्छे से क्लियरली हम बता सके. In these clauses we can have the relative pronoun who, which, whose or that. जैसे अब देखो relative जो हमारा clause है वो एज ए सब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है. The newspaper reported that the tiger which killed its keeper has been put down. So the tiger which killed, वो particular tiger जिसने अपने कीपर को मार डाला has been put down, right? As object of a clause, कैसे हम as an object use कर रहे हैं? Have you seen those people who we met on holiday? Have you seen those people who we met on holiday? यहाँ पर आपने देखा हम एज एन ऑब्जेक्ट हम इसको क्लॉज को यूज करें. सब्जेक्ट के बाद जब नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं. जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे देखो राम ईट्स एन एप्पल. ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है. जब हम वर्ब के पहले हम पूछते हैं हु या व्हाट तो वो सब्जेक्ट होता है. जब हम वर्ब के बाद पूछते हैं हु या व्हाट तो वो ऑब्जेक्ट होता है. तो या हैव यू सीन whom, that those people who we met, right? तो ये एक हो गया रिलेटिव क्लॉज. और यहाँ पर देखो हमने कहीं भी
कॉमा नहीं लगाया क्योंकि ये एसेंशियल हमें जानकारी देनी थी। तो इस तरह से अब आपको पता चल गया कि क्या होता है सब्जेक्ट और क्या होता है ऑब्जेक्ट, राइट। When the relative pronoun is object of its clause, we sometimes leave it out. लेकिन अगर कभी relative pronoun object होता है इसके clause का, तो हम उसे छोड़ भी सकते हैं। Have you seen those people whom we met? तो people we met on holiday. तो हमने इस who को यहाँ पर क्या किया, omit कर दिया। यहाँ पर हमने इस who को यहाँ पर हम omit हमने कर दिया क्योंकि ये एज एन ऑब्जेक्ट है। Now as object of a preposition कैसे? When the relative pronoun is the object of a preposition, we usually put the preposition after the verb. जब object of the preposition रहेगा तो verb के बाद हम इसे लगाएंगे। My parents live in that house. तो यहाँ पर आप देखो object of a preposition in that house. कौन से घर में रहते हैं? उस घर में रहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन दी। तो यहाँ कोई भी पंक्चुएशन मार्क कॉमा नहीं है। दैट्स द हाउस दैट माई पेरेंट्स लिव इन, और यहाँ पे देखो दैट्स द हाउस दैट माई पेरेंट्स लिव इन। तो इस तरह से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हमने यहाँ पर यूज किया और आफ्टर द वर्ब हमने उसे लगाया, दैट्स द हाउस। Now, as object of a preposition, when the relative pronoun is the object of preposition, we usually leave it out. लेकिन कभी कभी relative pronoun जो object of a preposition रहेगा तो उसे हम हटा सकते हैं, जैसे that. That's the house my parents live in. तो वापस से that लिखने की जरूरत नहीं है. That's the house my parents live in. We also use when with times and where with places to make it clear. तो कभी कभी हम क्या करते हैं, when और where का यूज करते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। England won the World Cup in 1996. It was the year when you were born. ये वही साल था जब तुम जन्मे थे। Now it was the year when you were born. तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने relative clause का यूज किया। तो हमने when भी हम हटा सकते हैं क्योंकि वो इंग्लैंड वन द वर्ल्ड कप इन 1996, इट वॉज द ईयर यू वर बॉर्न। यहाँ पर जो when है वो हम ओमिट कर सकते हैं। डू यू रिमेम्बर द प्लेस वेयर वी कॉट द ट्रेन? लेकिन यहाँ पे देखो ये वेयर, क्या तुम्हें वो जगह याद है जहां से हमने ट्रेन पकड़ी थी? तो डू यू रिमेम्बर द प्लेस वेयर वी कॉट द ट्रेन। तो वेयर वी कॉट द ट्रेन ये रिलेटिव क्लॉज है। We use who, whom, whose and which but not that in relative clauses to tell us more about a person or thing. तो that का यूज नहीं करके हम who, whom, whose करते हैं। मैंने पहले ही कहा living things के लिए। Now as a subject, my uncle who was born in Hong Kong lived most of his life overseas. तो कौन से मेरे अंकल जो हांगकांग में रहते, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए हमने यहाँ क्या किया, वो एक कॉमा दिया, ये नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। आई हैव जस्ट रेड ऑरवेल्स 1984 विच इज वन ऑफ द मोस्ट फ्राइटनिंग बुक्स एवर रिटन। तो ये जो है यहाँ पे हमने क्या किया, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया, इसलिए कॉमा का यूज किया। एज ऑब्जेक्ट हम देख लेते हैं, वी सॉ द लेटेस्ट हैरी पॉटर फिल्म विच वी रियली एंजॉयड, राइट। माई फेवरेट एक्टर इज मार्लोन ब्रांडो whom I saw on the waterfront. तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी हमने कॉमा का यूज किया ताकि क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन है। Now we can use whom instead of who as a object. As object of a clause, he finally met Paul McCartney, whom he had always admired. तो एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लॉज हमने क्या देखा, ही फाइनली मेट पॉल मैककार्टनी whom he had always admired. तो यहाँ पर हमने रिलेटिव क्लॉज का यूज किया और इसलिए हमने कॉमा का यूज किया। तो जब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तभी हम कॉमा से उसको सेपरेट कर रहे हैं। वी आर गोइंग बैक टू वेनिस विच वी फर्स्ट विजिटेड 30 years ago. तो यहाँ पर आप देख रहे हो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लॉज हम यूज कर रहे हैं रिलेटिव क्लॉज को। As object of a preposition, he decided to telephone Mrs. Jackson,
who he had read about in the newspaper. Second is, that's the program which we listened to last night. यहाँ देखो ये about preposition है, ये to preposition है, right? An object of the preposition. We often use quantifiers and numbers with relative pronouns. का हम relative pronoun से quantifiers और numbers भी हम यहाँ use करते हैं. जैसे many of whom, most of whom, one of which, none of whom, some of which, lots of whom, two of which, etc. तो ये आप देख रहे हो, हम रिलेटिव प्रोनाउन जैसे whom, which के साथ हम क्वांटिफायर्स का यूज कर रहे हैं एंड नंबर्स का भी. वी कैन यूज देम एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन. शी हैज 3 brothers, 2 of whom were in the army. तो यहाँ हमने एज एन ऑब्जेक्ट किया. I read 3 books last week, one of which is really enjoyed. There were some good programs on the radio, none of which is I listened to. We often use the relative pronoun which to say something about a clause. तो जब भी हम which का यूज करते हैं तो हम क्लॉज के बारे में कुछ कहने के लिए which का यूज करते हैं. ये सब जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो है ग्रामर का बेस है और रिलेटिव क्लॉज जो है ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखोगे. When many small, simple sentences you need to add, then relative clause will help you. He was usually late, which always annoyed his father. What annoyed his father? He was usually late. So as a subject, we have missed our train, which means we may be late. Now, so what have we learned? We have learned relative clause. इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे और आपको भी पता चल गया है कैसे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है. तो यूज दिस इंफॉर्मेशन, यूज दिस नॉलेज इन योर राइटिंग ऑल्सो. द नेक्स्ट सेशन आई शैल बी विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.